देखिए कौन कौन से केस कर लिए हमने, देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने हो चुके हैं केसेस सारे। ओके ये सब कर चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे मैंने सारे केस लिख के दिए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे केस नोट्स में लिखे हुए हैं। देखिए देख लीजिए, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। देखिए आप सबने कन्वर्टेबल डिबेंचर देखे होंगे, बोलो पढ़ा है क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए? ठीक है, तो आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे, सुनिए ध्यान से, ठीक है, कब खरीदे सर? 2006 में खरीदे। 2012 में इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। ये आपने खरीदे थे 10,000 रुपए में, ओके। तो 2006 में 10,000 रुपए में डिबेंचर खरीदे, 2012 में शेयर में कन्वर्ट हो गए और 2020-21 में इन शेयर्स को बेच दिया गया। ओके, अब सवाल यह है कि इन शेयर्स के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, क्या डिबेंचर जब कन्वर्ट होंगे तब टैक्स लगेगा या नहीं, बताइए। जब डिबेंचर कन्वर्ट होंगे तो टैक्स लगेगा या नहीं? देखिए कन्वर्जन होगा तब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर कन्वर्जन में और एक्सचेंज में क्या फर्क है, बताओ फर्क है क्या? कन्वर्जन और एक्सचेंज में फर्क है क्या? क्या फर्क है? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। देखो एक्सचेंज में दो लोग होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज में दो लोग होते हैं जिससे हम अपनी एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, और कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है वो तो हमारे ही पहले थे और हमें उसके बदले में शेयर मिले, तो इसलिए ट्रांसफर नहीं है, राइट। ओके, फटाफट जवाब दे दीजिए। इन शेयर्स को जब हम बेचेंगे तो व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा? 60,000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी शेयर्स की? शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? 10,000 रुपए, है ना। जो डिवेंचर की कॉस्ट थी वो किसकी हो जाएगी? शेयर्स की हो जाएगी, ठीक है। होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा ये आप बता दीजिए। होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा? दो 2006 से 2021, ओके ठीक है। होल्डिंग पीरियड 6 से 2021 हो गया। इंडेक्सेशन कहां से होगा? इंडेक्सेशन यहां से होगा, क्योंकि अलॉटमेंट से होता है, बताया हुआ ना, अलॉटमेंट से होता है। क्लियर है? ओके आगे आ जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड नाम सुना है क्या? जीरो कूपन बॉन्ड, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन पे जीरो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट नहीं होती उनपे। हाँ, अब आपको होगी सर इंटरेस्ट नहीं होती तो हम खरीदते क्यों उसको? वो एक्चुअली आपको हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। हैवी डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब, अगर मैं आज आपको ये कहूं कि भैया मेरा 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है, मैं आपको
ऑडियो वीडियो ब्रेक हो रहा है। अभी ये ठीक आ रहा है ऑडियो वीडियो? अभी ठीक है क्या? हाँ जी, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या? ये चेक करो। एक सेकेंड ना। अभी चेक करो एक बार, सही है क्या ऑडियो वीडियो? अजी अभी चेक करो एक बार, ऑडियो वीडियो अब सही आ रहा है क्या? सही है, चलूं? ओके। तो जीरो कूपन बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं सर। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड वो होता है जो हैवी डिस्काउंट पे आपको इशू किया जाता है। हैवी डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे 100 रुपए फेस वैल्यू के बॉन्ड है, ठीक है, मेरा 100 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड है सर, आप इसे परचेज कर लो, मैं आपको 70 रुपीज में दे दूंगा। मैं आप अभी फिर से ब्रेक हो रही है?
अभी देखो, अभी यार अभी ऑडियो क्लियर है क्या, एक बार चेक करो। अभी क्लियर है क्या? चलो अब ठीक है। हाँ सुनिए, तो सर जीरो कूपन बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। हैवी डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा 100 रुपए का बॉन्ड है, मैं आपको 70 रुपीज में आज दे देता हूँ, इश्यू कर देता हूँ 70 रुपीज में, राइट। और 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आप मेरे से 100 रुपए ले जाना। तो इसका मतलब क्या, मैंने आप दिया, इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है ना मुझे। राइट, ओके। तो इस पे क्या होगा, उसका टैक्सेशन देखिए। सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या मैच्योरिटी वैल्यू होगी सेल, जब हम बॉन्ड की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो क्या मैच्योरिटी वैल्यू हमारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा? यस। तो रिडम्पशन प्राइस बोल, वैल्यू बोल दो या सेल प्रोसीड बोल दो, एक ही बात है। होल्डिंग पीरियड, जब हमने खरीदा तब से लेके जब हमने बेचा तब तक की कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस जितने में हमने एक्वायर किया था 70 रुपीज, राइट। यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इस पे जो रेट लगेगी टैक्स की, वो 10% लगेगी। रेट इस पे क्या लगेगी? 10%, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं किया गया है। बोलिए, क्लियर है? जीरो कूपन बॉन्ड, ओके। आगे आ जाइए सर, ये सब पढ़ चुके हैं हम टोटली। चलिए, ये सारे केस अब पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट के ऊपर आइए यहाँ पे, तो कैपिटल गेन निकालने तक की सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, वाला पॉइंट, इंडेक्सेशन इज नॉट डन इन फॉलोइंग केसेस। ये मैंने आपको बता भी दिया था एक दिन पहले कि कुछ केस में इंडेक्सेशन नहीं होता है, याद है? तो डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं होता है, बॉन्ड और डिबेंचर में नहीं, स्लम सेल में नहीं होता है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट जो एसेट ट्रांसफर करता है उसमें नहीं होता है, समझ गए? ये सारे रेजिडेंट के ही है, ये सारे नॉन रेजिडेंट, ओके। और उसके बाद 112 ए से आगे पढ़ेंगे एक, उसमें जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पे भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है कि कहाँ पे कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कैपेबल हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बताइए, डाउट किसी को यहाँ तक? कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, अब कैसा भी क्वेश्चन हो आप कैपिटल गेन निकाल सकते हैं आराम से। ओके, तो आज क्वेश्चन करवा दूं, क्वेश्चंस करवा देता हूं प्रैक्टिकल। देखिए, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक कर चुके हम क्वेश्चन, तो 5 देखेंगे सीधा। ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया। Miss Isa has 10% debentures of X Limited acquired on 17th April 2009 for rupees 120. As on 1st February 2021, she sold such asset for rupees 1,45,000. तो देखिए सिंपल सी बात है, सेल कंसीडरेशन कितना हो जाएगा बोलो। सेल कंसीडरेशन कितना हो जाएगा 1,45,000। ट्रांसफर के खर्चे है ना, कितने हैं 0.5%। 0.5% कितना होता है, इसका 0.5% करूं 725 हो रहा है क्या? यस। तो नेट सेल कंसीडरेशन कितना आ रहा है 1,44,275, राइट। बोलिए इतने आ रहा है, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताइए इंडेक्सेशन करके करना है या सिंपल कॉस्ट कम करनी है? इंडेक्सेशन करना है या नहीं? विदाउट इंडेक्सेशन करना है सर, क्योंकि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं होता। 120 रुपए में खरीदे थे 1000 शेयर, तो 1,20,000 कॉस्ट हो गई 44,275 रुपए का। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस हो गया काम। देखो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 24,275। अच्छा 24 है, ओके हाँ ठीक है। ओके तो प्रोविजन याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 कर लिया था, यस। 7 को अभी रुको, 7 को अभी एक बार होल्ड कर दो। 8 बोलो, 8 कर लिया था क्या? 8 कर लिया था क्या? नहीं किया 8? पढ़ो पढ़ो, 8 नंबर पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को देखो, पढ़ना बहुत काम की चीज है। अगर क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा ढंग से तो कभी सही नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ABC एंड कंपनी हैज 3 पार्टनर A, B and C sharing profit or loss in the ratio of 3:2. They admitted a new partner D 20 for 1/5 of share and D is to bring 2 lakh as his capital which he bought in the form of furniture. 3 पार्टनर BC, ठीक है। चौथा पार्टनर आ रहा है मिस्टर डी। मिस्टर डी को इन्होंने कहा भैया 2 लाख रुपए लेके आओ। क्या लेके आओ? 2 लाख रुपए लेके आओ। मिस्टर डी बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। क्या लेके आया भैया? वो फर्नीचर लेके आया वो, ठीक है। अर्लियर यूज एट होम, तो यह क्या पर्सनल फर्नीचर हो गया क्या? तो घर पे यूज आया ऐसा लिखने का मतलब क्या है? क्या ये पर्सनल हो गया? हाँ। ये कितने रुपए के लिए ले? 50,000 बदले में, कि 50,000 के बदले में तो फर्नीचर ले लो, ठीक है। एंड further bought jewelry of which fair market value is rupees 2 lakh on 2nd April 2020। ज्वेलरी लेके आया जिसकी FMV कितनी है सर? 2 लाख रुपए। और आगे लिखा however such asset were recorded in books at rupees 1,50,000। बुक्स में वैल्यू कितनी रिकॉर्ड हुई? 1,50,000 रुपए। अब डी के पास ये ज्वेलरी कहां से आई? डी ने ये ज्वेलरी परचेज की थी 7/7
2001 में 45,000 में। लो जी, डी का कैपिटल गेन निकालना है आपको, बताइए आसान है क्या, कर सकते हैं क्या? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको 2 लाख आपको 2 लाख रुपए लेके आने थे, आप कैसे ले? 50,000 का तो फर्नीचर लेके आए और 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके, क्योंकि वैल्यू बुक में तो 1.5 लाख रिकॉर्ड हुई ना, तो इस तरीके से आपके 2 लाख का काम हो गया। अब आपको मिस्टर डी का टैक्सेशन करना है, बोलिए कर सकते हैं क्या? बोलो भी, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मिस्टर डी की 2 असेट ट्रांसफर हो रही है, एक फर्नीचर और एक ज्वेलरी, तो क्या दोनों पे कैपिटल गेन निकालना है? बताइए, क्या दोनों पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है हमें? नहीं, किस पे निकालना है अमाउंट, किस पे निकाला है शशांक, ये तो बोलो। फर्नीचर और ज्वेलरी दोनों पे निकालना है ना कैपिटल गेन। दिव्य, नेहा, ज्वेलरी पे देखिए, फर्नीचर कैपिटल असेट ही नहीं है, फर्नीचर कैपिटल असेट ही नहीं है, राइट? तो ये तो कैपिटल असेट ही नहीं है, और कैपिटल असेट ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन निकालने का कोई सेंस नहीं है। सिर्फ ज्वेलरी पे कैपिटल गेन। ओके चलो, अच्छी बात है। तो बताइए सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं, 2 लाख या 1,50,000? 2 लाख या 1,50,000? सर 1,50,000। हमें तो उस वैल्यू से मतलब है जो बुक में रिकॉर्ड हो, माइनस इंडेक्स कॉस्ट करूं या सिंपल कॉस्ट करूं? इंडेक्स कॉस्ट करनी है सर। कितने में खरीदा था इन्हें? 45,000 में। कब दिया सर? डेट क्या थी देने की? 2021, तो मतलब 301, ठीक है। और डिवाइड बाय 2012 का इंडेक्स कितना? बोलो क्या आएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 135,450, राइट? लो LTCG कितना आ रहा है? 14,550। दैट्स इट। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। आसान है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, सब आसान। बैलेंस शीट ऑफ रूपचंद राठौड़ एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2020 आर एज अंडर, ये हमें दे रखा है। नीचे क्या जानकारी है ये भी ध्यान से सुनिए। नीचे में लिखा हुआ है कि ऑन डिसोल्यूशन, देखिए डिसोल्यूशन का केस है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का केस है, राइट? पढ़ा हुआ है हमने। डेटर्स एंड केस आर अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो डेटर्स को लिया है ना, डेटर से पैसा लिया, कहाँ है ये रहा, डेटर से पैसा लिया, क्रेडिटर से पैसा लिया और किसको दे दिया? क्रेडिटर्स को दे दिया, खत्म। आगे लिखा है कि बाकी जो असेट थी वो हमने बांट इसके बीच में, ठीक है, अच्छी बात है, बांट लेता हूँ। क्या क्या बात? लैंड दे दी मिस्टर चांद को, ये पार्टनर चांद को दे दी 1 लाख रुपए में। लैंड की वैल्यू कितनी थी? 1,10,000 रुपए। इस फर्म ने लैंड कितने में एक्वायर की थी? 2008 में एक्वायर की। इसी तरीके से बिल्डिंग रूप को दे दी 80,000 रुपए में, ये अकाउंटिंग वैल्यू है, ये अकाउंटिंग वैल्यू है, इतने में दे दी। मार्केट वैल्यू इतनी थी और फर्म ने इतने में खरीदी थी। ये सारी बातें हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे
कैपिटल गेन किसका निकालना है, फर्म का या पार्टनर? इस केस में कैपिटल गेन किसको होगा, फर्म को या पार्टनर को? बोलते जाइए बोलते जाइए। डेफिनेटली फर्म को होगा, तो फर्म असेट ट्रांसफर कर रहा है ना, तो असेट ट्रांसफर होगा, वही तो कैपिटल गेन कमाएगा, समझिए? तो फर्म को होगा। अब फर्म को होगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर जब भी कोई एसेट हम पार्टनर को देते हैं तो सेल क्या लेते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब हमें पता है, राइट? सबसे पहले हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड करना है, तो क्या हम मान लें कि कौन से लॉन्ग टर्म है कौन से शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मल्टीपल एसेट है, मल्टीपल एसेट है ना, एक होती तब तो हम सीधा फॉर्मेट स्टार्ट कर देते हैं, पर बहुत सारी एसेट है, तो इसलिए हम ये देख लेते हैं कौन सा लॉन्ग टर्म कौन सा शॉर्ट टर्म। तो बताइए लैंड पे कौन सा लॉन्ग टर्म? बोलिए भाई लैंड पे कौन सा गेन होगा? लॉन्ग टर्म कुछ बच्चे ऐसे भी तो है ना जो बोलेंगे भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं, तो उनके लिए बता दूं, तो हमने 2008 में ली थी। बोलिए बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग पे होगा शॉर्ट टर्म, बिल्डिंग पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। शशांक का आंसर सही है, बाकी सबका गलत, ठीक है? क्यों? 2005 में खरीदी थी, 2020 में दी है, तो बताओ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोलो 2005 में खरीदी थी 2020 में आपको दी है, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोलो भाई, बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म। अरे ये भी तो देखो, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल असेट होती है, बिल्डिंग क्या होती है, डेप्रिशिएबल असेट होती है, राइट? अब बिजनेस की है इसलिए डेप्रिशिएबल की बात है, आप घर होता तो हम नहीं बोलते डेप्रिशिएबल, पर बिजनेस में है तो डेप्रिशिएबल है ना, तो इसलिए शॉर्ट टर्म है। मशीन पे बोलो शॉर्ट टर्म, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना, ये ध्यान रखना, सिर्फ होल्डिंग पीरियड से नहीं, नेचर से भी ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट पे बोलो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पे बोलो, स्टॉक पे बोलो, स्टॉक पे, स्टॉक पे। तुषार भावनाओं में बहो, होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं, बिजनेस होगा बिजनेस, स्टॉक कैपिटल
ओके चलो, तो अब एक काम करेंगे, हम लॉन्ग टर्म एक साथ कैलकुलेट कर देंगे और शॉर्ट टर्म एक साथ कैलकुलेट कर देंगे। ओके चलो कर दें फटाफट, बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास दो असेट हैं, एक है लैंड और एक है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक लाख या 1,10,000? 1,10,000 FMV लेते हैं सर, राइट? यस, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 70,000। ट्रांसफर के कोई खर्चे हैं नहीं, तो माइनस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? लैंड की बात कीजिए सबसे पहले। लैंड कब खरीदी थी? 2008 में खरीदी थी, 8-9 में। कितने रुपए में खरीदी होगी बताओ? लैंड कितने रुपए में खरीदी होगी? 60,000 रुपए, ये लिखा है यहाँ पे। तो 60,000 रुपए 301 डिवाइड बाय 89 का इंडेक्स बोलो कितना है? 89 का इंडेक्स बोलो। 137। तो बताइए कितनी कॉस्ट आ रही है लैंड की? इंडेक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 131,225। 131,825। ओके ठीक है, फिर आ जाइए सर इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय, कब खरीदा था इन्वेस्टमेंट? 4-5 का इंडेक्स बोलो। 4-5 का इंडेक्स 113। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,06,548। ठीक है, लो जी LTCG कितना लॉस आ रहा है यहाँ पे? 21,825 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना लॉस आ रहा है? 36,548 का। ओके प्रॉब्लम, बताइए हो गया? डाउट किसी को? हाँ जी, कोई डाउट है क्या किसी को? है तो पूछ लो। नहीं है? चलिए बिल्डिंग और मशीन की बात और कर लीजिए। सेल कंसिडरेशन क्या है बिल्डिंग के लिए बोलो? बिल्डिंग के लिए सेल कंसिडरेशन 70,000 रुपए। मशीन के लिए सेल कंसिडरेशन 40,000 रुपए। बोलो सही है क्या? करेक्ट है क्या? यस। माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि क्या होगी? WDV होगी। इंडेक्सेशन करना नहीं है क्योंकि इंडेक्सेशन होता नहीं है डेप्रिशिएबल का। गड़बड़ मत कर देना जल्दबाजी में, जल्दबाजी गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, कितनी है बिल्डिंग की WDV है सर? 80,000 रुपए। और मशीन की WDV है सर 60,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे STCG आ जाएगा। STCG लॉस 10,000 का, यहाँ पे लॉस 20,000 का। लो जी, हो गया काम खत्म। बोलो जी, आसान था क्वेश्चन।
इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, है ना, पहले बैलेंस शीट फिर ये स्टेटमेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पर हुआ क्या, बिल्कुल आसान। बोलिए, क्लियर है। स्टॉक में 30,000 की कॉस्ट है और 40,000 में दिया है, 10,000 का बिजनेस प्रॉफिट। यस, क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, पढ़ा, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन। ओके, क्या समझ में आया बताइए। टैक्स किसका होगा, कंपनी का टैक्सेशन या शेयर होल्डर का टैक्सेशन? कंपनी का टैक्सेशन या शेयर होल्डर का? ऑफ शेयर होल्डर। अरे कंपनी का कहाँ, अब देखो रहे हो, अगर आप यही नहीं पहचान पा रहे हो तो एग्जाम में क्या करोगे, सोचो। यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी नहीं होगी, पूरा ही जीरो हो जाएगा। कंपनी का किस बात का टैक्स निकालोगे भाई बताओ। आपको उस दिन जब ये पॉइंट पढ़ाया था तब आपको बताया था, जब ये पॉइंट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि शेयर होल्डर के शेयर जा रहे हैं और बदले में उसके पास असेट आ रही है। बोलो, बताया था लिक्विडेशन के केस में, लिक्विडेशन के केस में बताया था कि शेयर होल्डर के पास से असेट शेयर जा रहे हैं सर, और असेट, तो इसलिए शेयर होल्डर का टैक्सेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ गए। चलिए, होल्डर के पास सुनिए, कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन of the current asset and building realized at book value. The realized money was applied in payment of outside liability, including dividend tax and preference shareholder. Pushkars is a 10% equity shareholder and 20% preference share. Equity share है और 20% preference share है। ठीक है। Equity share were originally acquired by him
खरीदे थे इसने 16/8/2002 में। फेस वैल्यू पे कितने में खरीदे थे? फेस वैल्यू पे। बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी इसकी? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता सकते हैं क्या? अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 80,000, क्योंकि 8 लाख की कैपिटल है 10 रुपए के हिसाब से। ये कहता है मेरे पास 10% है तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी है? 80,000 की है। आगे लिखा हाउएवर ही सब्सक्राइब टू द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन। प्रेफरेंस शेयर्स कब खरीदे? 1/4/2000 खरीदे, और एट पार, वो एट पार पे थे, तो 1 लाख का 20% कितने में खरीदे होंगे? ओके, आगे आ जाइए। He received a part of land, ध्यान से सुनना, he received a part of land जिसकी मार्केट वैल्यू, इसके बदले में इसको क्या मिला? लैंड मिली। कितने रुपए की? 5 लाख की मार्केट वैल्यू वाली, ठीक है। एंड कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या मिला? कैश मिला। कितने रुपए मिला? 20,000 रुपए मिला। बस इतना सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर प्रेफरेंस शेयर्स की, तो बताइए प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई फायदा या नुकसान है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई फायदा या 20,000 में लिया, 20,000 मिल गए, लो जी मिल है। आप दिखा देना सेल कंसिडरेशन 20,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000, कोई फायदा नहीं। जय श्री राम। बोलिए प्रेफरेंस शेयर्स के ट्रीटमेंट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो पहले। प्रेफरेंस शेयर्स के ट्रीटमेंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? ओके, अब आते हैं सर इक्विटी ट्रीटमेंट। ये ढंग से करना, जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के। सेल कंसिडरेशन कितना? बोलो, सेल कंसिडरेशन कितना? इक्विटी शेयर का सेल कंसिडरेशन कितना? तुषार गलत है, हिमांशु गलत है, और बोलो। शशांक का सही है, और फटाफट नेहा, दिव्या, अर्पिता, राकिब। नेहा का गलत हो गया, और बोलिए। दिव्य बिल्कुल गलत, गलत नहीं बिल्कुल गलत। अर्पिता ठीक है, सही है। दिव्य का तो दूर दूर तक गलत। अरे भाई क्या बोल रहे हो? मतलब बुक में लिखी है उससे भी आगे जा रहे हो। चलिए याद करो, जब मैंने आपको लिक्विडेशन पे एसेट पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? हमने कहा था सेल कंसिडरेशन का मतलब सर कैश मिला तो कैश, काइंड मिला तो एफएमवी, राइट, माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। याद है? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C भी तो लेस करवाया था। यस, याद है तो देखो कितने रुपए का रिजर्व है? 2 लाख रुपए का। और ये रिजर्व किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। ये कितने परसेंट का इक्विटी शेयर होल्डर है? 10% का। इसका मतलब इस रिजर्व में इसका कितना हिस्सा? 10%, मतलब कि 20,000 रुपए। अब 5 लाख की जमीन मिली और 20,000 का रिजर्व है, तो 4,80,000 का क्या आ जाएगा? सेल कंसिडरेशन। बोलो, आई बात समझ में? जिन जिन ने 5 लाख आंसर दिया, क्लियर हो गया? डीम डिविडेंड अलग करेंगे, वो अदर सोर्स में जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? यस। अब आ जाइए कॉस्ट पे। एक्विजिशन हमें पता ही है 80,000 रुपए है, तो इंडेक्स कर दो
क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना। चलिए 80 रुपए मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइड बाय कौन से साल में खरीदा था? 2002-3 में। 2-3 का इंडेक्स बोलो 105 से क्या? हाँ, तो कॉस्ट कितनी? कॉस्ट 229333 इतनी आ रही है क्या? ओके, तो LTCG कितना आ जाएगा? हाँ जी, LTCG कितना आ जाएगा? 250667 250667। बोलिए, क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। अगर कंसंट्रेशन पूरा है और ध्यान से सारे याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ओके, चलिए 12 13 बाकी है हमारे। 14 कर लिया था क्या? हो गया था, राइट? 14 हो गया था, 15 भी हो गया था। 16 होमवर्क में लिखेंगे आप, लिखेंगे। 17 हो गया था हमारा। ठीक है, एक लिख लो बस। 19 कर लिया था हमने। 2 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, 16 और 18 बस। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।